स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सलमान रुशीद ने दिल्ली के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात बयां करी। उनका कहना था कि बारिश या मॉनसून भी दिल्ली में गिरने से खौफ खाती है, क्योंकि वह ये नहीं जानती कि वो आने के बाद किसकी जुरिस्डिक्शन में गिरेगी। तो इस बात के चलिए, दिल्ली का किस्सा शुरू से ही बाकी मुल्कों के कैपिटल्स की तरह थोड़ा अलग और पेचीदा रहा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्या है ये नया सर्विसेज ऑर्डिनेंस? और क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि बाकी मुल्कों के कैपिटल्स में वहां की सरकारें उन्हें कैसे एडमिनिस्ट्रेट करती हैं? तो चलिए इन्हीं सब क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज GS गिल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। दिल्ली की अगर हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें तो 8वीं सदी में सबसे पहले इसे तोमर राजपूत्स ने बसाया। फिर यहां पर 11वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का राज्य स्थापित हुआ और फिर 1526 में बाबर के आने से दिल्ली की गद्दी मिली मुगलों को। बाकी मुगल रूलर्स शाहजहां और बाकी सब आए तो उन्होंने यहाँ पे लाल किला और जामा मस्जिद जैसी इमारतें बनाई, जो एरिया आज के टाइम पर भी ओल्ड दिल्ली के नाम से फेमस है। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सबसे पहले कैलकटा को अपना कैपिटल बनाया और फिर साल 1911 में दिल्ली को अपना पुराना दर्जा फिर से मिला। इसी के चलते दिल्ली का एक नया डिजाइन भी बनाया गया, जिसमें आज के राष्ट्रपति भवन, भारतीय पार्लियामेंट और बहुत सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स शामिल हैं। और उसे नाम दिया गया उसके डिजाइन करने वाले एडविन ल्यूटन्स के नाम पर, यानी कि ल्यूटन्स दिल्ली। अगला पार्ट समझने के लिए हमें बढ़ना पड़ेगा इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उसके बाद भारत आजाद हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने दिल्ली को ही अपना कैपिटल बनाए रखने का फैसला लिया। दिल्ली का किस्सा और अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें समझना होगा कि प्रेजेंटली भारत में जो टेरिटरीज हैं सर, वो दो तरह की होती हैं। एक जो स्टेट की टेरिटरीज होती हैं, जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, और दूसरी केंद्र शासित राज्य जिन्हें कि यूटी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के टेरिटरीज होते हैं, वन विच बिलोंग टू द स्टेट्स एंड अदर विच बिलोंग टू द यूनियन, दे आर कॉल्ड एज यूनियन टेरिटरीज। बात अगर यूनियन टेरिटरीज की करें तो वह भी दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी जिनकी बाकी इन स्टेट्स के जैसे एक विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और दूसरी वैसी यूटीज होती हैं जिन्हें भारत के प्रेसिडेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करके चलाते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पहली कैटेगरी में आता है। तो इनमें विद द लेजिस्लेचर and without legislature, and Delhi belongs to this categories। दिल्ली के साथ साथ पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर भी इसी के साथ आता है। अगला पार्ट जानने के लिए we need to again move what happened post independence। So 1947 में पट्टाभी सीतारामैया के अंडर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। लेकिन इस कमेटी के सामने भी दिल्ली का केस एक यूनिक केस की तरह उभर के आता है। द रीजन बीइंग कि इंटरनेशनल लॉ के चलते हुए बाकी मुल्कों की एम्बेसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और भारत की अपनी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेस का दिल्ली में ही मौजूद होना जरूरी था। एंड इसकी वजह से ना तो हम उस टाइम पे दिल्ली को किसी साथ वाली स्टेट में मर्ज कर सकते थे और ना ही दिल्ली को एक सेपरेट स्टेट बनाया जा सकता। लेकिन अगर हम इन दोनों प्रोविजंस को फॉलो करते तो दिल्ली के लोग, जो कि बाकी सब भारतीय बाशिंदों की तरह एक डेमोक्रेसी का हिस्सा हैं, डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोगों द्वारा ही राज किया जाता है, उन्हें अपना राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार नहीं मिल पाता। इसी चीज का सॉल्यूशन निकालने के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एक मीटिंग बुलाते हैं। एंड ये मीटिंग फॉर योर सरप्राइज पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि सरदार पटेल जी की उस टाइम की ऑफिशियल रेजिडेंस यानी कि एक औरंगजेब रोड पर 25 जुलाई 1949 को दोपहर 3 बजे बुलाई जाती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे। इसके चलते हुए एक फॉर्मूला निकाला जाता है जिसके 3 मुख्य पहलू थे। पहला ये कि दिल्ली को अलग से एक राज्य या स्टेट नहीं बनाएंगे सर, लुक एट द फॉर्मूलाज। तो ये था। दूसरा फॉर्मूला उन्होंने ये निकाला कि दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल किया जाएगा, नॉट बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट। इन दोनों को अगर हम फॉलो करते तो दिल्ली के लोगों को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं मिल पाता। तो दिल्ली के लोगों को उनका राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, क्योंकि वो भी एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग लोकल डेवलपमेंट का गठन किया जाएगा, ऐसा भी इस फॉर्मूले में डिसाइड करा गया। तो इसी फॉर्मूले के चलते साल 1951 में 1951 में
पार्लियामेंट एक एक्ट पास करता है और दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उस एक्ट द्वारा कुछ कुछ प्रेजेंट अरेंजमेंट जैसे इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी है वैसा रखा जाता है। इसी के चलते साल 1952 में दिल्ली को अपनी पहली चुनी हुई सरकार मिलती है और दिल्ली में सीएम पद की शपथ लेते हैं चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी। और बहुत जल्द ही ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, जिसमें से पहला कारण था, दूसरा था कि फंक्शनल ऑटोनॉमी। तो इन दोनों कारणों की वजह से उनके उस वक्त के होम मिनिस्टर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगे और उन्होंने उसी साल यानी कि 1952 में ही रिजाइन कर दिया। जब उन्होंने रिजाइन करा तो सिचुएशन फिर कॉम्प्लेक्स हो गई। इसी चीज को सुलझाने के लिए ईयर 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, जिसने के 3 साल बाद यानी कि 1956 में अपने रिकमेंडेशंस दिए। वो रिकमेंडेशंस ये थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को सर दिल्ली में एबॉलिश किया जाए। कारण ये था कि 2 गवर्नमेंट होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन सुधर नहीं रही बल्कि और ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है। तो इसके चलते इलेक्टेड गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया। और जैसे ही विधानसभा को अबॉलिश करा गया तो दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हो गए, क्योंकि लोगों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चला गया सर। तो इस चीज को सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, सुलझाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने 1957 में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और 1966 में दिल्ली के लिए एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल लाया। तो फिर 1966 से लेके 1991 तक दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इसी तरह से चली सर। पर बीच में साल 1987 आया। 1987 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिल्ली सेटअप नाम से होम मिनिस्ट्री द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। सबसे पहले जस्टिस आर.एस. सरकारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे। दूसरा एस. बालाकृष्ण, जो होम अफेयर मिनिस्ट्री के एडवाइजर थे। और तीसरा रमेश चंद्र, जो कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से थे। हुआ कुछ यूं कि जस्टिस सरकारिया की साल 1989 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के लिए नियुक्ति हो जाती है और उन्होंने इस कमेटी से रिजाइन कर दी। एंड इसी किस्से के बाद आप सब लोग जिस नाम से इस कमेटी को जानते हैं, एस. बालाकृष्ण जी, वो इस कमेटी के चेयरमैन बने। एंड तब से इसको बालाकृष्ण कमेटी के नाम से जाना जाने लगा। कमेटी की अगर बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट द एनालिसिस, ऐसा मानना है कि एस. बालाकृष्ण जी ना तो लीगल एक्सपर्ट थे सर, और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के क्षेत्र में उनकी कोई एक्सपर्टीज थी। वो तो सिर्फ एक सिविल सर्वेंट थे। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि फिर भी उन्होंने जो दिल्ली का सॉल्यूशन था, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट, उन्हें एक पार्लियामेंट्री तरीके से, यानी कि पार्लियामेंट एक लॉ लेके आता और उसके द्वारा चेंज करके दिल्ली का सॉल्यूशन लिया जाता। उन्होंने ये तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने अपनाया तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, यानी कि संविधान में बदलाव करके हम दिल्ली का सॉल्यूशन लेके आएंगे। इसका एक और भी क्रिटिसिज्म बनता है कि ब्यूरोक्रेट्स द्वारा इस डोमिनेटेड कमेटी ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम चेंज करे। उनमें से सबसे पहले दिल्ली के लिए एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होता था। तो वो जो मेट्रोपॉलिटन काउंसिल था सर, उसका नाम बदल के इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली रख दिया। उस मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के 56 मेंबर्स होते थे, लेकिन उनके पास वोटिंग का अधिकार या लॉ बनाने का अधिकार नहीं था, उनको वो भी दिया गया। दैट्स अ डिफरेंट मैटर। फिर 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को उस टाइम पे एडवाइस करता था, उसका नाम रखा गया कैबिनेट। फिर उस समय एक चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर भी हुआ करते थे, जिसका नाम इस कमेटी ने बदल के रख दिया चीफ मिनिस्टर। एंड लास्टली एक दिल्ली प्रशासन के नाम से भी बॉडी हुआ करती थी, जिसका नाम इस कमेटी ने बदल के रख दिया दिल्ली गवर्नमेंट। दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस कमेटी। उसके बाद व्हाट हैपेंड कि जैसे हमने देखा ब्यूरोक्रेसी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरिया अपनाया, तो इस कमेटी ने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 लेके आई। और उसके बाद दिल्ली की कहानी बयां करता है आर्टिकल 239AA। अगर हम आर्टिकल 239AA देखें, जो कि इस कमेटी द्वारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 में लेके आया, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि दिल्ली अब से एनसीटी ऑफ दिल्ली कहलाएगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाएगा। इसकी एक विधानसभा होगी जो लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन से चुनी जाएगी। बाकी स्टेट्स की तरह अगर यहां भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी श्रेणी के लिए सीट्स रिजर्व रखनी है, तो वो पार्लियामेंट एक लॉ बना के ही करेगा। फिर दिल्ली की विधानसभा के 3 सब्जेक्ट्स, जिनमें से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड थे, इन तीनों को छोड़कर बाकी सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की पावर दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी कि विधानसभा के पास ही होगी। उसके बाद अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें, तो उनके लिए भी बाकी स्टेट से थोड़े अलग प्रोविजंस रखे गए।
जैसे कि बाकी स्टेट्स में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वहां के स्टेट के गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है, बट दिल्ली में मिनिस्टर्स को सर इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर प्रीलिम्स आल्सो। दूसरी बात करें तो बाकी स्टेट्स में जैसे मान लीजिए 100 मेंबर्स की विधानसभा है, तो उसके 15% यानी कि 15 लोग ही मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के केस में यह संख्या 10% यानी कि 10 मेंबर्स है। और आखिरी में यह प्रावधान भी है कि अगर वहां पे, अगर मान लीजिए दिल्ली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एलजी में डिस्प्यूट होता है, तो वह डिस्प्यूट को प्रेसिडेंट सुलझाएंगे। ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट ही क्यों सुलझाएंगे, उसका कारण यह है कि हमने ऊपर देखा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत में प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है जी। चल, एडमिनिस्ट्रेशन समझने के बाद हम बढ़ते हैं जी दिल्ली के 3 इंपॉर्टेंट बड़े मुद्दों की ओर। उनमें से अगर सबसे पहले मुद्दे की बात करें तो इशू है जी दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का। बाकी स्टेट्स में चीफ सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है वहां के सीएम द्वारा किया जाता है, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट का भी इस बारे में यही मानना है। चाहे हम रोयप्पा केस 1974 की बात करें, चाहे आप सलील सबलोग केस 2013 की बात करो, तो उनका मानना यही है कि चीफ सेक्रेटरी की जो एक पोजीशन है वो बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन है। इसलिए चीफ सेक्रेटरी में और उस स्टेट के, एनी स्टेट के चीफ मिनिस्टर में एक हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, और वो दोनों ही स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक जैसा व्यू पॉइंट रखें। बट सर दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है। इसके पीछे का भी एक कारण है। कारण यह है कि दिल्ली में सीएम की जगह एक तो जो रियल एग्जीक्यूटिव माना जाता है वो एलजी को ही माना जाता है, और मानने का कारण यह है कि दिल्ली का पब्लिक ऑर्डर और पुलिस उन्हीं के अंडर आता है। और दिल्ली की सारी पुलिस ऑफिसर्स की जो एसीआर, मान लीजिए एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, वो कौन लिखता है, वो चीफ सेक्रेटरी लिखते हैं, जिसकी वजह से चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट एलजी द्वारा ही किया जाना चाहिए। तो एक ये इशू आता है। दूसरा इशू दिल्ली में लैंड का है। लैंड को अगर दिल्ली में बात करें तो डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी देखती है, और डीडीए की सभी फाइल्स जाती हैं सर चीफ सेक्रेटरी के पास, एंड लैंड सब्जेक्ट किसके अंडर आता है, एलजी के अंडर, जिसकी वजह से भी चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट का एलजी के द्वारा ही किए जाना जरूरी। तीसरा सर यह है कि दिल्ली को 69th अमेंडमेंट एक्ट के अलावा एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट भी गवर्न करता है, और उसके अकॉर्डिंगली दिल्ली विधानसभा में कोई भी अगर बिल है वो एलजी के प्रायर कंसेंट के बिना इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो अब आप समझे इन 3 मुद्दों की वजह से दिल्ली में ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन का प्रॉब्लम कैसे आता है। अगर हम दिल्ली की अथॉरिटीज की भी बात करें, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दिस, दिल्ली में बहुत ज्यादा अथॉरिटीज हैं सर। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट भी रूल्स बना सकता है, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, फिर सीएम भी हैं। इन सबके साथ साथ दिल्ली में 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी हैं, जैसे ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। इनके अलावा जो हमने ल्यूटन्स दिल्ली की बात करी थी, तो ल्यूटन्स दिल्ली के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और लास्टली जो मिलिट्री एरिया है उसको देखने के लिए हमारे पास दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड भी है। इन सबके बाद दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई दिल्ली गवर्नमेंट आती है। उसकी अगर बात करें तो उनके पास दिल्ली जल बोर्ड, पावर, हेल्थ में बट सैनिटेशन को एक्सक्लूड कर दीजिए क्योंकि वो स्वच्छ भारत मिशन के अंडर आ गया है, लेकिन बाकी हेल्थ के पर्सपेक्टिव्स उनके अंडर हैं। फिर लास्टली एजुकेशन, लेकिन एजुकेशन में भी आप प्राइमरी एजुकेशन को एक्सक्लूड कर दीजिए क्योंकि वो राइट टू एजुकेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है। और ये सब ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, इतनी अथॉरिटीज होना इसलिए भी बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन सर इस वक्त 2 करोड़ के आसपास है, और ऐसा अनुमान है कि साल 2028 तक दिल्ली विश्व की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होल्ड करने वाली सिटी बन जाएगी। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनका सॉल्यूशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट की 2016 की जजमेंट के रिस्पॉन्स में एक वर्डिक्ट सुना था, जिसके 5 मुख्य पॉइंट थे सर। ठीक है, तो वो हम पॉइंट्स देखते हैं कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए क्या सॉल्यूशंस दिए। सबसे पहला उनका था कि जो चीफ मिनिस्टर को डिसीजन मेकिंग में एलजी की कॉन्करेंस की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एलजी को अपने डिसीजंस के बारे में इंफॉर्म्ड रखना है, क्योंकि कॉन्करेंस एलजी दे ना दे उसमें डिसीजन मेकिंग में टाइम का फर्क पड़ेगा। दूसरा ये कि एलजी के पास दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार से इंडिपेंडेंटली चलते हुए कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। दिस वाज क्लियरली स्टेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट सर। तीसरा यह था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मिनिस्ट्री के हर एक स्टेप को चेक ना करते हुए
मिनिस्टर्स के साथ एक हार्मनी में काम करें ताकि फिर से जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्ट हो सके। चौथा ये था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो हैं, पर ये पावर उनके पास लिमिटेड सेंस में है। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ऊपर रख दिया। एंड पांचवा यानी कि ये था कि उन्हें 3 सब्जेक्ट्स जो कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड हैं, उन्हें छोड़कर एलजी को अपने डिसीजन मेकिंग में, हर एक डिसीजन में उन तीनों को छोड़कर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही चलना होगा। इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर सकते। इसी रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 लेके आता है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट को टैकल करता है। पहली प्रोविजन ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी को अब से लेफ्टिनेंट गवर्नर समझा जाएगा, तो फिर से वो पॉइंट की गवर्नमेंट को एलजी समझा जाएगा। दूसरा ये कि उन पर सब सब्जेक्ट्स, जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, उनके अलावा भी किसी भी सब्जेक्ट जिसपे विधानसभा का पावर है, एलजी का पावर भी उस पे होगा लॉ बनाने का, तो वो भी पॉइंट काउंटर कर दिया। तीसरा ये कि दिल्ली कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपने कोई भी डिसीजन को लेने से पहले ये इंश्योर करेंगे कि उन्हें एलजी का ओपिनियन इस डिसीजन के बारे में ले लिया है। अगर नहीं लिया तो देन दे कैन नॉट टेक दैट डिसीजन। चौथा ये कि दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली विल नॉट हैव द पावर्स टू मेक रूल्स विद रिस्पेक्ट टू द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को लेकर कोई भी इंक्वायरी बिठा पाएगी। तो अभी इन सबसे एलजी और इनडायरेक्टली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पलड़ा फिर से भारी हो गया। तो एलजी फिर से मतलब उनका पलड़ा भारी हो गया। क्रिटिसिज्म की अगर बात करें तो सबसे पहले ये अमेंडमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और टाइमलीनेस दोनों को इंपैक्ट करेगी सर। रीजन बीइंग क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिसीजन उन्हें एलजी के साथ कंसल्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन कई डिसीजन ऐसे भी तो हो सकते हैं ना सर, जिन्हें अर्जेंट बेसिस पे विधानसभा द्वारा लेना होगा। लेकिन अमेंडमेंट ने तो इन सब डिसीजंस को एक ब्लैंकेट कवर में ही एलजी की पावर्स को रख दिया, तो उससे टाइमलीनेस पे इफेक्ट आएगा सर। सेकेंडली, एलजी के ऊपर कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई है ओपिनियन लेने के लिए, कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओपिनियन मांगते भी हैं तो एलजी के ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है सर टू गिव डिसीजन। एंड तीसरा ये भी है कि एलजी या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मान लीजिए डिसीजन लेते वक्त कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एलजी ये रेफर करेंगे प्रेसिडेंट को, एंड जब तक प्रेसिडेंट इसको पेंडिंग रख के कंसिडर कर रहे हैं तब तक के लिए उसी मामले पे किसकी बात सुनी जाएगी? एलजी की। तो समझ गए, ये था 2021 का सिनेरियो। तो इससे इस सिनेरियो के चलते हुए फिर से टसल आ जाती है, एंड इसी के चलते हुए मई 2023 में उस जो स्पिल ओवर इफेक्ट की एलजी किसी भी चीज पे लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है, तो जो पावर उनको जीएनसीटीडी 2021 द्वारा मिली थी, इसी को लेकर एक और मुद्दा उठता है सर सर्विसेज पे, जो अपना प्रेजेंट कंटेक्स्ट। तो शेड्यूल 7 जो कि सेंटर और स्टेट्स की लॉ मेकिंग पावर को डिवाइड करता है, उसकी लिस्ट नंबर 2 एंट्री नंबर 41 में सर्विसेज का जिक्र है। इशू ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिन भी आईएएस, आईपीएस, डेनिक्स वालों ऑफिसर्स को दिल्ली एलोकेट करती है, उनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका रहेगा? सेंटर ने इसका कंट्रोल अपने पास रखा। जब सेंटर से पूछा गया क्यों, तो सेंटर का इस बारे में यह मानना था कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें फेडरलिज्म तो है, पर फेडरलिज्म में जो 2 पार्टीज हैं यानी कि स्टेट्स एंड यूनियन है, उनमें इंडियन फेडरलिज्म का जो झुकाव है वो सेंटर की तरफ, विच मीन्स इंडियन फेडरलिज्म हैज अ यूनिटरी बायोसेनेट, जो हम अक्सर पढ़ते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर यूटीज में सर्विसेज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका होना चाहिए की बात हो, तो वो सेंटर का ही होना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में थोड़ा अलग मानना था। उनका मानना था कि फेडरलिज्म जो एसआर बोमई केस के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, यानी कि उसके बुनियादी ढांचे का मूल है, यह बदलाव उसकी वायलेशन है सर। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस चलते हुए ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल दिया। सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल में यह कहना था कि भारत जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे लोग अपने चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं, वहां पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो चेन की सबसे पहली कड़ी में कैबिनेट यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव हैं, उनको अकाउंटेबल होते हैं। अभी ये एग्जीक्यूटिव जो विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का ही हिस्सा है, वो दूसरी कड़ी में लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा जो कि लोगों द्वारा ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको अकाउंटेबल होती हैं।
और तीसरी कड़ी जब इसकी बात आती है तो तीसरी कड़ी में ये होता है कि जो ये लोगों द्वारा चुनी गई विधानसभा है, ये 5 साल के पीरियड के तहत लोगों को ही अकाउंटेबल होती है, क्योंकि लोग अगर अच्छा काम करेंगे तभी वोट डालेंगे। तो ये एक ट्रिपल चेन अकाउंटेबिलिटी बनता है, जिसकी वजह से सर्विसेज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है सर, वो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए। इसके जवाब में हाल ही में सेंटर ने दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस लाया, जिसके चलते एलजी और दिल्ली की सरकार में फिर से टसल शुरू हो गई। इस बिल के अकॉर्डिंग एक नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी यानी कि एनसीसीएसए का गठन किया गया है, जो कि अब से ग्रुप ए ऑफिसर्स की ट्रांसफर और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स दोनों को देखेगी। ये ऑर्डिनेंस फिर से दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको सर्विसेज के ऊपर कंट्रोल देता है। इससे 2 चीजों की वायलेशन होती है सर, लेकिन वो 2 चीजें ये हैं कि सबसे पहले तो दिल्ली के लोगों द्वारा जो चुनी गई अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी को ये वाला डिसीजन, ये ऑर्डिनेंस वायलेट करेगा। और दूसरा, अगर हम देखें लेजिस्लेचर और जुडिशरी का बैलेंस, तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी वायलेट करेगा। पर पार्लियामेंट अपनी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हवाला देता है 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 का, जिसमें यह लिखा है कि दिल्ली के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के बाद फिर भी पार्लियामेंट की दिल्ली के लिए लॉ बनाने की पावर को कोई डेरोगेट नहीं करेगा। पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर। तो यह इश्यू है सर दिल्ली का प्रेजेंट। इन सब प्रॉब्लम्स को अभी समझने के बाद ये देखते हैं कि दिल्ली के लिए क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, और साथ ही में हम वर्ल्ड के बाकी कैपिटल्स की एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हुए ये भी देखेंगे कि उनमें से कोई आइडिया क्या दिल्ली के लिए अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। सबसे पहले वे फॉरवर्ड में अगर हम बात करें कि दिल्ली को स्टेटहुड देने की अगर बात करें तो वह बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी कैपिटल सिटी या स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रेटर कंट्रोल में रहना ही लाजमी है, और ऐसा ही चलता है सर। लेकिन दिल्ली का केस हम ये भी मान सकते हैं कि दिल्ली का केस अपने आप में अलग, इट्स अ सुई जनरस इन नेचर, जिसके 2 कारण हम मानते हैं। पहला कारण यह है कि वर्ल्ड के दूसरे कैपिटल्स जैसे कि यूएस का वाशिंगटन हो गया या ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के मुकाबले दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर, अराउंड 2 करोड़। और दूसरा यह कि दिल्ली सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ही नहीं बल्कि सालों से एक कमर्शियल और कल्चरल सेंटर भी है। इसमें जब हम इस क्वेश्चन को भी डील करते हैं कि दिल्ली को स्टेटहुड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो बालाकृष्ण कमेटी की चाहे हम बात करें, चाहे हम सेकंड एआरसी की बात करें, चाहे हम दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात करें, तो इसकी फिजिबिलिटी तो बहुत ही लिमिटेड लगती है सर। तो इसके चलते एक सुझाव है कि वेटिकन सिटी रोम के जैसा मॉडल दिल्ली में भी लागू किया जा सकता है, और वो मॉडल ये है कि प्रोमिनेंट एरियाज और वीआईपी एरियाज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो हम सेंट्रल यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को दे दें, और बाकी की जगह जो दिल्ली के लोग जहां पे बसते हैं उन एरियाज का कंट्रोल दिल्ली के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के पास ही रहे। बातें ये भी हैं कि वॉशिंगटन डीसी से सीख लीजिए, पर वॉशिंगटन डीसी का केस तो सर दिल्ली से भी वर्स्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन डीसी के यूएस सेनेट में, जो कि भारतीय राज्यसभा की इक्विवेलेंट बॉडी है, उनमें उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हालांकि दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के राज्यसभा में 3 एमपीज हैं। वहां के लोअर हाउस यानी कि इंडियन लोकसभा जैसे इंस्टीट्यूशन में वॉशिंगटन डीसी का सिर्फ 1 रिप्रेजेंटेटिव है सर, और उसे भी वहां पे वोट देने का अधिकार नहीं है। वहीं अगर दिल्ली की अगर बात करें तो 7 एमपी लोकसभा के मेंबर हैं, एंड दैट ऑल्सो दे हैव द राइट टू वोट। यहां पे बात होती है लंदन मॉडल की भी। लंदन मॉडल की अगर बात करें तो उनके पास सबसे पहले वहां पे एक बहुत स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट है, और वहां 2 प्रकार की पुलिस पाई जाती है, एक जिसको लंदन पुलिस के नाम से जाना जाता है, और दूसरी स्कॉटलैंड यार्ड, जो कि वहां के लंदन के सेंसिटिव इश्यूज को संभालती है। तो हम ऐसा एक मॉडल कर सकते हैं, ऐसा ही मॉडल भारत के दिल्ली में भी फॉलो किया जा सकता है। तो इस बातों से वे फॉरवर्ड देख के लास्टली व्हाट दिल्ली शुड डिमांड इज नॉट स्टेटहुड सर, रादर सरकार को एक लोकल गवर्नमेंट के जरिए गुड गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट सर, वो लोगों का विश्वास है, और ऐसे फ्रीक्वेंट टसल्स इन बिटवीन द गवर्नमेंट इटसेल्फ दे कैन लीड टू द इरोजन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द माइंड्स ऑफ द पीपल, एंड वो भारतीय डेमोक्रेसी के लिए डेट्रीमेंटल साबित होगा सर। क्योंकि डैरन जेम्स एंड एसिमोग्लू अपनी किताब व्हाई नेशंस फेल में सबसे प्रमुख कारण यही बताते हैं
कि दैट नेशन विल फेल जिस देश में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं पाए जाते। इसी नोट पे इस एनालिसिस को खत्म करते हैं। ये सब जानने के बाद आपकी क्या राय है दिल्ली को लेकर? आई वुड बी ईगरली वेटिंग टू नो दैट. Do mention in the comments. That's all for today's session. See you guys in the next one. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।